Hello everyone, welcome to Prep for ICER. I am Parul, your biology mentor, and we are here for the batch IET 2027, which is for dropper students. And all the details of the batch are on the website, and the link for the website is in the description box. So in the last class of biology, we had started about the sexual reproduction in flowering plants. सो वहाँ पे हमने क्या शुरू किया था एज कि हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स के कुछ पेक्यूलियर फीचर्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड साथ में हमने उनके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था. नाउ हमने शुरू किया था अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो जैसे कि देखिए हमें पता है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें गैमेट्स डायरेक्टली नहीं बनते हैं बल्कि स्पोर्स बनते हैं. एंड स्पोर्स हमने पढ़ा था कि पहले स्पोर्स बनेंगे विच आर हैप्लॉइड, और फिर स्पोर्स आगे चल के बनाएंगे गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट फिर आगे चल के बनाती है गैमेट्स, राइट. अब ये काम जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी गैमेट्स तो बनेंगे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय. तो हमने पढ़ा था कि स्पोर्स यहाँ पे दो तरह के बनते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स. तो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि एक पोलन मदर सेल है, दिस इज पोलन मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. आपको प्लोइडी बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि प्लोइडी पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो हम जब चैप्टर हमारा बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है. तो अभी के लिए हम अपना टॉपिक देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो पोलन मदर सेल है जिसको हम, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हम इसको कह सकते हैं, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. और ये डिवाइड करती है कौन से डिवीजन से, बाय द मियोसिस डिवीजन. और एक मियोसिस अगर होगा, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, तो ये 4 सेल्स जो बनती हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स, राइट. और ये माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी हमारी, हैप्लॉइड, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस. और इसी प्रोसेस को हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट. फिर हमने पढ़ा था कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये आपके ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, चार, जैसे 4 माइक्रोस्पोर्स बने एक सेल से, सो दे आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप. और ये एक ग्रुप जो होगा दे आर हेल्ड टुगेदर. यहाँ पे इनके बीच में कैलोज प्लग प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कैलोज लेयर प्रेजेंट होती है. और ये चारों माइक्रोस्पोर्स का जो ग्रुप है इसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, ये हमने इसको नाम दिया था माइक्रोस्पोर टेट्राड. ओके. अब ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड हमारे बने हैं इनका आगे चल के क्या होगा, इतने प्रोसेस को हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ आया था तो आप मुझे पिछले वीडियोस को देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट. अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये माइक्रोस्पोर्स, मतलब आगे माइक्रोस्पोर्स का क्या फेट होगा. तो आगे ये हम पढ़ते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आगे का जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद का जो प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. तो आज का हमारा जो प्रोसेस रहेगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ male gametophyte. This symbol represents male, so male gametophyte. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में आपको पक्का पक्का याद रखना है कि ये मेल गैमेटोफाइट कोई नहीं बट किसको कहते हैं हम, पोलन ग्रेन्स को. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर्स हमारे बने हैं ये कैसे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन ही हमारा क्या होता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हमारा होता है, राइट. तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो देखिए क्या होता है. अब ये जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये जनरली कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, सेल्स टेट्राहेड्रल पोजीशन में अरेंज होती है. नाउ व्हाट हैपेंस, एज आई टोल्ड यू कि हमारी एक लेयर होती है जिसका नाम है टैपिटम. ठीक है. क्या नाम है, टैपिटम.
इसके बारे में आपको आपने पीछे पढ़ा होगा, टैपेटम कहाँ है, इसकी प्लोइडी क्या होती है, इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टैपेटम इज यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, एंड इसकी प्लोइडी क्या होती है। ठीक है, ये आप मुझे बताइए, और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। नाउ मूविंग टू द टॉपिक माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये जो हमारा टेट्राड बना था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसकी जो सेल्स होती हैं, ये टेट्राड ऐसे अरेंज था, ये 4 टेट्राड सेल्स अरेंज हैं, ये हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं, और इनके बीच में हमारी कैलोस की लेयर, यहाँ पे कैलोस की लेयर। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो कैलोस प्लग है, ये इनके बीच में जो कैलोस की लेयर है ये ब्रेक डाउन हो जाती है, और ये हर एक सेल, जो हर एक सेल है, नाउ दे एक्ट एज इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी हमारी, एन। अब क्या होता है, ये जो टैप माइक्रोस्पोर मैं ऐसे बना दूं, दिस इज अ माइक्रोस्पोर, ऐसे ये हमारा माइक्रोस्पोर है, और ये माइक्रोस्पोर की हमारी क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है, टैपेटम, हमारी टैपेटम एक ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, छोटी छोटी बॉडीज बनाती है, मतलब जो ये टैपेटम की सेल्स हैं, अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, तो टैपेटम की सेल्स के अंदर छोटी छोटी बॉडीज बनती हैं, विच आर कॉल्ड यूबिश बॉडीज। ठीक है, यूबिश बॉडीज इनको हम कहते हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ अ केमिकल जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बीटा ग्लूकान का पॉलीमर है। सो यूबिश बॉडीज क्या है, कौन बनाती हैं वो देखें। तो टैपेटम के अंदर सिंथेसिस होता है छोटे छोटे बॉडीज का, ग्रेन्यूल्स का, विच आर कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, और इन छोटी छोटी बॉडीज को हम यूबिश बॉडीज कहते हैं। ठीक है, अब ये यूबिश बॉडीज क्या करती हैं, ये यहाँ से टैपेटम से रिलीज हो जाती है, और ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग बनाती है, इस तरह से एक कवरिंग बनाएगी स्पोरोपोलिन की। नाउ दिस माइक्रोस्पोर, आफ्टर दिस ले डाउन ऑफ द स्पोरोपोलिन कवरिंग, तब हम इस माइक्रोस्पोर को क्या कहना शुरू करेंगे, पोलन ग्रेन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है, तो आपको कहना है कि माइक्रोस्पोर के ऊपर जब टैपेटम स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन कर देती है, तब हम इस माइक्रोस्पोर को क्या कहना शुरू करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, राइट। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। टैपेटम का एक फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टैपेटम का एक फंक्शन है कि ये यूबिश बॉडीज बनाती है जो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और ये स्पोरोपोलिन की कवरिंग माइक्रोस्पोर के ऊपर जब आ जाती है, तब हम माइक्रोस्पोर को एक पोलन ग्रेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्पोरोपोलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नाउ दिस माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनिशियली ये माइक्रोस्पोर हमारा था, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग आ गई, दिस कवरिंग इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे, यहाँ पे एक और कवरिंग बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, एंड दिस कवरिंग इज द इंटाइन लेयर। ये इंटाइन लेयर है, ऐसे, तो आपको ऐसे बनाना है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। तो देखिए ये वाली कवरिंग हो गई, इसके अंदर की साइड पे, यहाँ अंदर की साइड पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और ये बाहर आपकी कवरिंग आ गई ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं,
आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कवरिंग ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इस कवरिंग को हम कहते हैं एक्साइन। इसके बाद जो ये ब्लू कलर से मैंने आपको कवरिंग दिखाई है, दिस इज ऑल्सो सिक्रेटेड और दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय टैपेटम। ठीक है, तो ये भी टैपेटम से बनती है, इसका नाम है इंटाइन। और जो अंदर मैंने ये येलो कवर दिखाया है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। नाउ व्हाट हैपेंड, फिर से देखिए, माइक्रोस्पोर ये टेट्राड था, अब ये कैलोस की लेयर टूट गई है, माइक्रोस्पोर्स ये जो चारों सेल्स थी अलग अलग हो गई हैं। नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर, ये फ्री हो गया है। अब इस माइक्रोस्पोर के बाहर जो आपके टैपेटम लेयर है, विच इज द इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, वो स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन करती है और साथ ही साथ एक अंदर कवर बनाती है जो कि बना होता है सेलुलोज एंड पैक्टिन का। ठीक है, तो ये जो दो कवर्स हैं, इनको बाहर वाले कवर को हम बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाले कवर को हम बोलते हैं इंटाइन। तो अगर मैं इनकी कंपोजिशन लिखूं तो एक्साइन किससे बना है आपका, एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जबकि जो इंटाइन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन या पेक्टोसेलुलोज आप कह सकते हो। और दोनों ही कवरिंग को बनाया किसने है, दिस इज फॉर्म्ड बाय टैपेटम। ठीक है, और अंदर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन हमने कह दिया। बट क्या ये पोलन ग्रेन मैच्योर है, सो आंसर विल बी नो। ठीक है, अब देखिए आगे पोलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन आपके किससे बने, पहली चीज तो माइक्रोस्पोर ने ही क्या बनाया है, आपका पोलन ग्रेन बनाया है। अब माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कब कहा हमने, जब इसके अंदर कवरिंग बन गई। पोलन ग्रेन की कितनी कवरिंग है, दो, अंदर वाली को इंटाइन और बाहर वाली को एक्साइन कहेंगे। और जो इनकी कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन को लर्न करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। अब पोलन ग्रेन क्या है, इसको देखने के लिए आप ना कोई फ्लावर लीजिए, से आपने चाइना रोज का फ्लावर लिया और उसको आप अपने हाथ पे से रब कीजिए, फिंगर्स के बीच में ऐसे रब कीजिए, पेटल्स हटा दीजिए और जो अंदर का पार्ट है उसको ऐसे रब कीजिए, तो आपको आपके हाथों पे एक येलो कलर का पाउडर सा नजर आएगा, एंड दैट येलो कलर्ड पाउडर इज एक्चुअली द पोलन ग्रेन्स। जब उन पोलन ग्रेन्स को आप स्लाइड में नोटिस करेंगे तब आपको नजर आएंगे उनके स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन के बारे में ध्यान रखना है, एक तो पोलन ग्रेन का साइज। ठीक है, साइज कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, राइट। तो पोलन ग्रेन जनरली राउंड शेप के होते हैं, इनकी जो साइज है वो है 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में, एंड एज यू नो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, सो इतना इनका साइज होता है। जनरली ये राउंड शेप के होते हैं एंड दे आर कवर्ड बाय 2 लेयर्स, इंटाइन एंड एक्साइन। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये इंटाइन लेयर है। अब इंटाइन लेयर तो रेगुलर होती है, मतलब ये तो पूरी आपकी कवरिंग बना रही है। ठीक है, लेकिन जो इसके बाहर एक्साइन की कवरिंग होती है, दिस एक्साइन कवरिंग, ये रेगुलर नहीं होती, ये कहीं कहीं पे प्रेजेंट नहीं होती। तो जिन जगह पे ये प्रेजेंट नहीं है, दोज पोजिशंस आर कॉल्ड germ pores. So exine is not continuous. एक्साइन पूरे पे कवर नहीं होती, कुछ ऐसे जगह होती है जहां पे एक्साइन इज एब्सेंट और स्पोरोपोलिनिन कवरिंग इज एब्सेंट, एंड दोस पोजीशंस आर कॉल्ड germ pores. एंड इन केस ऑफ डाइकोट्स, अगर हम नंबर देखें germ pores का, दैट इज जनरली 3. सो 1 germ pore, 2 germ pores, 3 germ pores. तो germ pores क्या है, ये वो पोजीशन है जहां पे स्पोरोपोलिनिन इज नॉट प्रेजेंट या स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। अब ये क्यों जरूरी है, ये germ pores, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है 1 स्टेज। अब आगे क्या होगा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो देखिए आगे का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। तो आगे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है सेल का। नाउ दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड, और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं,
karyokinesis. So there will be karyokinesis means the division of nucleus. और ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये सारे जो ये स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड है, तो अभी जो डिविजन्स आगे चलेंगे वो कौन से चलेंगे, माइटोसिस वाले। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो सकता है कि नहीं, बताइए, तो कमेंट कीजिए। तो अगर हम देखें आगे तो ये हैप्लॉइड सेल है, इसमें आगे कौन से डिविजन्स चलेंगे, माइटोसिस वाले। लेकिन अभी सेल वॉल नहीं बनेगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, तो क्या डिवाइड करेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। सो माइटोसिस होगी, माइटोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एंड दिस कैरियोकाइनेसिस विल इट बी इक्वल, सो आंसर इज नो। सो अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा, इसका मतलब है दो न्यूक्लियाई बनेंगे लेकिन दोनों का जो साइज है, शेप है, दैट विल बी डिफरेंट। सो आगे का क्या प्रोसेस होगा हमारा, ये जो न्यूक्लियस है इसने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बने, एक तो बड़ा सा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस और एक छोटा सा राउंड शेप का न्यूक्लियस, और ये बाहर आपकी एग्जाम, ठीक है। तो अब दो न्यूक्लियाई बन गए, तो ऊपर वाले जो न्यूक्लियाई है इसको हम कहेंगे जर्म न्यूक्लियस, सॉरी वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस। सो दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड दिस इज द जर्म न्यूक्लियस। तो दो साइज के, जो एक बड़ा है जो ट्यूब न्यूक्लियस है दैट इज लार्ज इन साइज, और जो जर्म न्यूक्लियस है दैट इज स्मॉल इन साइज। तो ये जो माइटोसिस है, इज इट इक्वल, नो। सो अनइक्वल माइटोसिस यहाँ पे हो रही है, और ये दो न्यूक्लियाई बन गए, सो टू न्यूक्लियाई, ठीक है। लेकिन अभी क्या सेल वॉल बनी है, सेल वॉल बनी है क्या, नहीं बनी है। तो क्या इस सेल को हम बोल सकते हैं कि ये बाइन्यूक्लिएट बन गई, सो यस, अभी ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है ये सारा एक ही है और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ द सेल वॉल विल बी फॉर्म्ड एंड जो साइटोप्लाज्म है दैट विल बी डिवाइड। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद अब आगे क्या होगा हमारा, साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, सॉरी सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और इस तरह से सेल वॉल बनेगी। ये जो छोटा न्यूक्लियस है ये पेरिफेरी पे रहेगा, और इसके चारों तरफ ऐसे सेल वॉल की डिपोजिशन हो गई है यहाँ पे, और ये आपका बड़ा सा ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दो सेल बन गई, ठीक है, सेलुलर डिवीजन हो गया। इसमें जो बड़ी वाली सेल है इसको अगर हम देखें आगे, तो अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास एक छोटी सेल बन गई है ऐसे, जिसमें छोटा सा न्यूक्लियस है, और एक बड़ी सेल है जिसमें एक इरेगुलर सा बड़ा सा न्यूक्लियस है, ऐसे टू सेल स्टेज ये बन गई, ठीक है। अब क्या होगा आगे, ये जो सेल है छोटी वाली, इनके नाम देखिए, नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़ी वाली सेल है इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और दिस इज द ट्यूब सेल, ठीक है। और ये जो नीचे वाली सेल है दिस इज द जर्म सेल। तो इस तरह से हमारे पास दो जो सेल्स हैं वो बन गई, और इन दोनों सेल्स की प्लॉइडी अगर हम देखें तो इट विल बी एन एंड एन, राइट, आया समझ में। अब क्या होगा आगे, ये सेल्स कितनी सेल्स बन गई, टू सेल्स, ये टू सेल्ड स्टेज है किसकी, दिस इज द पोलन ग्रेन, ये किसकी स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो जर्म सेल है ये इसका जो सेल ये ऐसे स्पिंडल शेप बन जाएगी इस तरह से, इस तरह से जो सेल वॉल है इस तरह से बन जाएगी, स्पिंडल शेप की ये सेल बन जाएगी ऐसे, और ये ऊपर बड़ी वाली सेल है, ये जर्म सेल है। सो हम कह सकते हैं कि जो जर्म सेल है अब वो कैसी बन गई है, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्पिंडल शेप्ड सेल, एंड ये छोटी सी है। और कमाल की बात क्या है, ये जो बड़ी वाली सेल है ना ये इसके सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती रहती है। सो जर्म सेल इज द स्मॉलर वन एंड इट
floats. The germ cell floats in the cytoplasm of tube cell. ठीक है, and this is the two-celled stage of pollen grain, right? तो अभी तक हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे बाय द मियोसिस, एंड देन दीज माइक्रोस्पोर्स विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोलन ग्रेन. यही माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन बनेंगे, विच इज द मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट का काम क्या होगा भाई? सो मेल गैमेटोफाइट का काम ऑब्वियस सी बात है, मेल गैमेटोफाइट का काम होगा मेल गैमेट्स बनाना. तो क्या यहाँ पे मेल गैमेट्स अभी तक बने हैं? इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या मेल गैमेट्स बने हैं? सो अभी तक मेल गैमेट्स नहीं बने हैं. इसका मतलब क्या ये टू सेल्ड स्टेज वाला जो पोलन ग्रेन है, इज इट मैच्योर? सो आंसर इज नो. सो टू सेल्ड स्टेज जो पोलन ग्रेन की है, दैट इज द इमेच्योर पोलन ग्रेन. अभी जो पोलन ग्रेन है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है. इट इज इन इट्स टू सेल्ड स्टेज, राइट? अब क्या होता है, ये सारा प्रोसेस चल कहाँ रहा है? जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हम देख रहे हैं वो कहाँ चल रहा है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो एंथर के जो लोब्स थे, उनके चारों कोनों के ऊपर ऐसे 4 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया था? These ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन्हीं को हम क्या भी कह सकते हैं? These are also called pollen sac. तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ चल रहा है? This whole process is occurring in the microsporangia और pollen sac. इसका मतलब है पोलन ग्रेन जो बने, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो बने, फिर उनका जो आगे का डेवलपमेंट है वो सारा कहाँ चल रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. तो जहां पोलन ग्रेन बने वहीं पे वो अपना डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं. तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? इन सीटू डेवलपमेंट. तो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, दैट इज द इन सीटू डेवलपमेंट. व्हाई इज इट कॉल्ड इन सीटू? इन सीटू मतलब जहां ये ओरिजिन हुआ है, जहां पोलन ग्रेन बने हैं, उसी जगह पे रह के ही अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं. सो द साइट वेयर दे आर फॉर्म्ड, वहीं पे दे आर डेवलपिंग. सो दैट डेवलपमेंट इज द इन सीटू डेवलपमेंट. तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट इज इन सीटू, सो राइट और रॉन्ग? तो यू हैव टू आंसर इन सीटू डेवलपमेंट इज द राइट वन, राइट? अब क्या होता है? नाउ देयर विल बी डेhiscence ऑफ एंथर. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहाँ है? ये ऐसे, आपको याद होगा, ये हमारा फिलामेंट है. ऊपर जो ये हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द एंथर. और एंथर का डेhiscence मतलब ये एंथर टूटेगा यहाँ से. ये जो प्रोसेस आप जगह देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्टोमियम. तो इस जगह से जो आपका एंथर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो इसके अंदर पोलन ग्रेन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे. सो डेhiscence ऑफ एंथर होगा, और डेhiscence ऑफ एंथर होगा तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? आपका पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए. अब 60% जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स इस टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं, राइट? तो पोलन ग्रेन जब यहाँ से निकले, इस माइक्रोस्पोरेंजिया से निकले, तो वो कौन सी स्टेज में है? दे आर इन दिस टू सेल्ड स्टेज वेयर देयर इज अ बिगर वन सेल विच इज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, और एक छोटी सेल है विच इज द जर्म सेल. सो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इन 60% एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स बहुत ही डाइवर्स प्लांट है. सो 60% एंजियोस्पर्म्स वो जो है उनके अंदर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट टू सेल्ड स्टेज. ठीक है, वहां पे पोलन ग्रेन कौन सी स्टेज में रिलीज हुए? टू सेल्ड स्टेज में. ठीक है, लेकिन जो आपके 60 के बाद जो 40% बच गए हैं, 40% एंजियोस्पर्म्स, इन 40% जो एंजियोस्पर्म्स बच गए हैं वहां पे पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट थ्री सेल्ड स्टेज.
तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब टू सेल स्टेज का तो हमने जिक्र कर लिया, अब है कि भाई ये तीसरी सेल कौन सी आ गई, ठीक है, विच सेल इज द थर्ड वन, हमने तो दो ही पढ़ी है अभी तक। और एक क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर दो सेल वाला स्टेज अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं है पोलन ग्रेन, तो ये दो सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन जाके मैच्योर कहाँ होगा। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन हो गए कि अगर पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज में चला गया है, रिलीज हो गया है और अभी तक वो मैच्योर नहीं है, तो वो मैच्योर कहाँ होगा। दूसरी बात है कि अगर वो तीन सेल स्टेज में रिलीज हो रहा है तो तीसरी सेल का हमने जिक्र अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो अगर पोलन ग्रेन रिलीज हुए, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पोलन ग्रेन्स अगर रिलीज हुए टू सेल्ड स्टेज में, ठीक है, तो उनका जो फर्दर डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट अकर ऑन स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का, और पिस्टिल किसका पार्ट है, गाइनोइशियम का, विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट। और अगर पोलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में गए, तो ये थ्री सेल्ड स्टेज क्या होगी, देखिए थ्री सेल्ड स्टेज का मतलब है, अभी तक हमने पढ़ा ये एक्साइन है, ये बड़ी सेल का इरेगुलर न्यूक्लियस, ये छोटी सेल ऐसे स्पिंडल शेप जो कि बड़ी सेल के न्यूक्लियस में फ्लोट कर रही है। इस छोटी वाली सेल को हमने क्या नाम दिया, जर्म सेल। अभी ये कैसी है, हैप्लॉइड। तो जर्म सेल का काम ही क्या होता है, जर्म सेल का काम होता है गैमेट बनाना, ठीक है। हमेशा याद रखना, जहां भी आपको जर्म सेल वर्ड लिखा मिले, इसका मतलब है ये जर्म सेल गैमेट बनाएगी, राइट। तो इस जर्म सेल के अंदर क्या होगा, इट विल अंडरगो माइटोसिस। इसका ये जो जर्म सेल है ये डिवाइड करके दो छोटी सेल्स बनाएगी। तो आपकी जो वेजिटेटिव सेल है वो ऐसे की ऐसी रहेगी, और ये जो जर्म सेल है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा और ऐसे दो छोटी छोटी सेल्स बनेगी। और ये जो दो छोटी सेल्स बनी है यही क्या है, यही तो है मेल गैमेट्स। सो जो ये छोटी सेल्स बनी किसके डिवीजन से बनी, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जर्म सेल। व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन इज दैट, दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस से बनी और दो हमारे बन गए एन एंड एन। इनको टू एन नहीं कहेंगे, फ्यूज नहीं हो रखे हैं, ये दोनों अलग अलग सेल है। सो मेल गैमेट्स बन गए। और ये जो सेल्स स्टेज है इसको हम क्या कहेंगे, थ्री सेल स्टेज, एंड दिस pollen grain is the mature male gametophyte now, right? ठीक है। तो थ्री सेल, तो इन 40% एंजियोस्पर्म, ये जो सारा काम है ये कहाँ हो जाता है, इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स ये सारा काम एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में ही हो जाता है। जबकि जो बाकी आपने 60% बच गए जिनके अंदर दो सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज हुए, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ऐसे ऐसे। ये किसका डायग्राम है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल विच इज द पार्ट ऑफ गाइनोइशियम। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो ये बीच में स्टॉक है दैट इज द स्टाइल, और नीचे जो ये स्वोलन पार्ट है दैट इज द ओवरी, ठीक है। इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन आके गिर गए, और पोलन ग्रेन का यहाँ आना, जब ये आए तो ये अपनी कौन सी सेल स्टेज में है, टू सेल स्टेज में। और पोलन ग्रेन्स का यहाँ आना, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। सो जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। अब पोलिनेशन के बाद क्या होता है, जैसे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ आए, नाउ दे विल एब्जॉर्ब नरिशमेंट। टू सेल स्टेज में क्या होगा, पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द स्टिग्मा। सो पोलन ग्रेन्स यहाँ से वाटर और न्यूट्रिशन नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस तरह से बनेगा। ये हम दिखाते हैं, ये हमारी पिस्टिल का स्ट्रक्चर है ऐसे। ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आगे, ये एक्साइन हो गई हमारी, ठीक है। ये आपकी वेजिटेटिव सेल और ये छोटी आपकी जनरेटिव सेल, ये टू सेल स्टेज है। अब पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब
नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम स्टिग्मा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, पानी और नरिशमेंट जब जाएगा तो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या है ना, न्यूट्रिएंट्स है, पानी है। सो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज होने से जो सेल वॉल है, सेल पे प्रेशर पड़ेगा, सेल बाहर की तरफ निकलेंगी, और होगा क्या, अब मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पे भूल गई हूँ, या ये कहीं कि मैं उसको आपको और अच्छे से बताने के लिए यहाँ पे रुकी हुई हूँ, वो है ये स्पोरोपोलेनिन के बारे में। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन क्या चीज है, क्या बला है। सो स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर है। और मोस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है भाई, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत ही हार्ड केमिकल है, हार्ड है ये। इसका मतलब है अगर तुम इस स्पोरोपोलेनिन पे एसिड डाल दो या कोई स्ट्रोंग एल्किली डाल दो, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रोंग एसिड डाल दो, बहुत स्ट्रोंग एल्किली डाल दो, या इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे भी तुम रख दो, तो भी, या किसी एंजाइम से तुम चाहो कि इसका ब्रेक डाउन करा दो, तो तुम ऐसा कभी नहीं करा पाओगे। सो स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ना तो तुम इसको किसी एसिड से या एल्किली से गला सकते हो, ना टेम्परेचर से पिघला सकते हो, और ना कोई ऐसा एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर पाए। सो इस पे किसी चीज का असर नहीं पड़ता, एसिड का, बेस का, टेम्परेचर का, एंजाइम का, किसी का भी असर नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो कि क्या बना रहा है, पोलन ग्रेन की एग्जाइन बना रहा है। अब ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया तो आपकी इंटाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि स्पोरोपोलिन तो भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, वो तो अपनी जगह से हिलने का नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो ये अंदर वाली जो लेयर है, जिसको क्या नाम दिया हमने, इंटाइन। अब सोचो कि क्यों हम पढ़ रहे हैं कि इंटाइन जो एक्साइन है, स्पोरोपोलिन है, वो पूरी तरह से चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है, उसने कुछ कुछ जगह छोड़ी हुई है, और उन जगह को हमने क्या नाम दिया है, जर्म पोर्स। तो ये जर्म पोर्स क्यों है, जर्म पोर्स इसलिए है ताकि पोलन ट्यूब बन सके। अगर ये पूरा का पूरा स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे होता तो स्पोरोपोलेनिन से तो पोलन ट्यूब बाहर ही नहीं आ सकती थी, है ना। तो जर्म पोर्स का सिग्निफिकेंस है कि ये वो पोजीशंस हैं जहां से आपकी पोलन ट्यूब इमर्ज होगी, और वो पोलन ट्यूब बनाएगा कौन, उसकी कवरिंग कौन बनाएगा, इन टाइम। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि पोलन ग्रेन यहाँ आए टू सेल स्टेज में, एक सेल थी बड़ी वेजिटेटिव वाली और एक सेल थी छोटी जो कि है जर्म सेल। अब पोलन ग्रेन ने आके यहाँ पे और ज्यादा नरिशमेंट और वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, पहले वो टैपेटम से अपना नरिशमेंट ले रहा था, अब वो स्टिग्मा पे आ गया है पोलिनेट होके, और पोलिनेट होने के बाद वो बाकी का नरिशमेंट आपका कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्रॉम द स्टिग्मा। तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाएगा, और पोलन ग्रेन, ये जो स्पोरोपोलिन है ये तो अपनी जगह पे रहेगी, जो इंटाइन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और इन तीनों में से किसी एक जर्म पोर से आपकी जो इंटाइन है वो ऐसे, जो इंटाइन है वो ऐसे बाहर आएगी, ऐसे। सो इस तरह से, ऐसे आपकी इंटाइन बाहर आ गई, ये आपकी एक्साइन यहाँ पे है, और तीनों में से किसी एक जर्म पोर से, ये जर्म पोर था, और इस जर्म पोर के थ्रू ये इंटाइन आपकी बाहर आ गई, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे दो सेल थी, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और ये आपकी छोटी वाली जो सेल है, दिस इज द जर्म सेल। अब होगा क्या, पोलन ट्यूब बनने के बाद ऐसे पोलन ट्यूब बन गई, इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि तीन सेल स्टेज कैसे बनेगी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटाइन है इसने क्या बना दिया आपका, पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के अंदर आपका पहले तो कौन आएगा, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इसके साथ साथ इसके बाद कौन आ गया यहाँ पे, दिस इज द जर्म सेल।
ठीक है, नाउ दिस जर्म सेल विल अंडरगो माइटोसिस। पोलन ट्यूब में आने के बाद ये जो आपकी जर्म सेल है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, उसका क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे। नाउ दिस जर्म सेल विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, सो ये है फर्दर डेवलपमेंट। नाउ दिस इज मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, 2 सेल स्टेज में अगर पोलन ग्रेन रिलीज हो गया तो फर्दर डेवलपमेंट पिस्टिल के ऊपर होगा, कैसे होगा वो हमने यहाँ पे पढ़ा। सो दिस इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। एंड अब हमने ये भी देख लिया कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स कैसे बने। सो दिस प्रोसेस ऑफ पोलन पोलन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कैसे मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे आने के बाद का जो ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, इसको हम इस नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो एक पोलन ग्रेन ने कितने मेल गैमेट्स बना दिए भाई लोगों, 2 मेल गैमेट्स। कौन सी सेल ने बनाए मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनाए आपके जर्म सेल ने। कौन से डिवीजन से बनाए, माइटोसिस से। क्यों जर्म सेल ने माइटोसिस क्यों किया, मियोसिस क्यों नहीं किया, बिकॉज जर्म सेल वाज ऑलरेडी हैप्लॉइड, है ना। तो इस तरह से मेल गैमेट तो हमने बनाना सीख लिया। अब हमारा जो आगे का पूरा काम रहेगा, अब हमने मेल गैमेट बनाना सीखा, इसके बाद हम सीखेंगे फीमेल गैमेट्स बनाना। लेकिन उससे पहले हम पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया स्पोरोपोलिनिन के बारे में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट स्पोरोपोलिनिन कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एसिड, एल्कली, टेम्परेचर, और अभी तक देयर इज नो एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द पोलन स्पोरोपोलिनिन। इसीलिए स्पोरोपोलिनिन को हमने मोस्ट ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर कहा है। अब जैसे प्लांट्स की डेथ हो जाती, प्लांट की डेथ के बाद, मान लो मैंने बोला प्लांट डेथ हो गई, है ना। अब प्लांट की डेथ के बाद उनका क्या होना चाहिए, डिकम्पोजिशन होना चाहिए ना। लेकिन बाकी पार्ट्स तो डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन जो आपके स्पोरोपोलिनिन है वो तो डिकम्पोज होगी ही नहीं। तो ये जो पोलन ग्रेन है, इनके बाहर ये जो स्पोरोपोलिनिन की मैं बात कर रही हूँ, ये बाकी पार्ट्स तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये तो डिकम्पोज नहीं होगी। इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर प्रिजर्व्ड एज माइक्रोफोसिल्स। जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके रॉक्स के अंदर आपके सेडिमेंट हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ फोसिल्स। और इन्हीं क्योंकि साइज छोटा है इसलिए हमने इनको क्या कहा, माइक्रोफोसिल्स। और पोलन ग्रेन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। सो व्हाट इज पैलिनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इनकी स्टडी करके हम जो प्लांट स्पीशीज थी हमारे पास में पाई जाती थी उनके बारे में पता लगा सकते हैं। सो व्हाई आर पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड एज माइक्रोफोसिल्स, सो आंसर विल बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, राइट। तो एक तो ये चीज। दूसरा आपको छोटा छोटी चीजें पोलन ग्रेन्स के बारे में क्या याद रखनी है, वो है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे आए, ठीक है, पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का यहाँ स्टिग्मा पे आना क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, अब वो यहाँ पे जर्मिनेट करेंगे। पोलन ग्रेन्स का जो फर्दर जर्मिनेशन है वो स्टिग्मा पे होता है, लेकिन वो कितनी देर तक इस जर्मिनेशन की पावर अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक पोलन ग्रेन सदियों पुराना है और उसको आपने अभी स्टिग्मा पे डाला तो वो जर्मिनेट करेगा, ऐसा नहीं। सो द पीरियड जिसमें period up to which pollen grains have capability to germinate on stigma। ठीक है,
वो पूरा टाइम पीरियड जिसमें पोलन ग्रेन, जब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो सकते हैं, तो उस पूरे पीरियड को हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। ठीक है। और ये पोलन वायबिलिटी प्लांट स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। जैसे आपके कुछ सीरियल्स हैं, अनाज, जैसे वीट एंड राइस, तो इनके अंदर पोलन वायबिलिटी जो होती है दैट इज अप टू 30 मिनट्स। मतलब पोलन ग्रेन्स, हाँ, कब तक? आफ्टर देयर रिलीज। मतलब पोलन ग्रेन्स आपके एंथर से रिलीज हो गए, उसके बाद कितने समय तक वो जाके स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर सकते हैं? सो 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो सीरियल्स जैसे वीट और राइस है, इनकी अंदर जो पोलन वायबिलिटी है दैट इज अप टू 30 मिनट्स, राइट, आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द एंथर। इसी तरह से कुछ दूसरे प्लांट्स है, जैसे फैमिली है सोलेनेसी जो आपकी आलू वाली फैमिली है। इसी तरह से रोजेसी जो रोज वाली फैमिली है। आपकी लेग्यूमिनोसी जो लेग्यूमिनस प्लांट वाली फैमिली है, तो जो मटर वाली फैमिली है, तो इनके अंदर जो पोलन वायबिलिटी है वो मंथ्स तक होती है। मतलब किसी में कुछ मंथ्स, किसी में कुछ मंथ्स, तो इनके अंदर पोलन वायबिलिटी ज्यादा होती है। और ये पोलन वायबिलिटी बहुत हद तक, या कहे पूरी तरह से, किस पे भी डिपेंड करती है? मान लो पोलन वाइबिलिटी 30 मिनट्स है, लेकिन टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, या आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो ठीक नहीं है, तो पोलन वाइबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। सो पोलन वाइबिलिटी टेम्परेचर और किस पे डिपेंड करती है? मेनली ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि on which factors pollen viability is dependent on, so answer will be temperature and humidity, right? So हम कह सकते हैं कि हर जो स्पीशीज है उनके पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी अलग अलग होती है। फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक, पोलन एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, मान लो कुछ लोग हैं उनको क्या होता है कि पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी स्पेसिफिक पोलन ग्रेन की मान लो प्लांट स्पीशीज है तो उसके पोलन ग्रेन से उनको एलर्जी है। तो जैसे ही उनके पोलन ग्रेन उनके अंदर गए तो उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो पोलन ग्रेन को एक एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, और उसके लिए एक एग्रेवेटेड रिस्पॉन्स देगा, जिससे आपको छींके आएगी, आपकी आईज वाटरी हो जाएंगी, स्नीजिंग होगी, ठीक है, वीजिंग होगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं पोलन एलर्जी। तो एलर्जेंस आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिनके लिए आपका इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, और जैसे ही वो चीज आपकी बॉडी में आए तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत भारी रिस्पॉन्स देता है, तो इसको हम एलर्जी कहते हैं। तो कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, और इसको हम कहते हैं कि मतलब इसका मतलब है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसकी तरह से काम कर रहे हैं? वो एयरबोर्न आपके एंटीजेंस या एलर्जेंस है, सो दे आर एक्ट एज एरो एलर्जेंस, क्योंकि वो आपके हवा के थ्रू जाते हैं, तो हवा के थ्रू जा रहे हैं इसलिए एरो एलर्जेंस। ठीक है। अब बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं सब पार्थीनियम। आपने अपने आसपास देखी भी होगी, हम अगली क्लास में मैं आपको फोटो दिखा दूंगी पार्थीनियम की। इसको हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये एक घास जैसा ही प्लांट है। तो पार्थीनियम जो है वो आपको ध्यान रखना होगा कि एक इम्पोर्ट हो गया है, मतलब वीट जो हम दूसरी कंट्री से वीट इंपोर्ट करते हैं, तो वीट के साथ साथ पार्थीनियम भी हमारे इंडिया में आ गया, और बहुत इन्वेजिव है, बहुत ज्यादा फैल गया, और बहुत ज्यादा लोगों को इस पार्थीनियम से एलर्जी होती है। ठीक है। और कमाल की बात है कि एलर्जी का कोई इलाज भी अपने इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए भी हमें दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है। दूसरा आपका है पार्थेनियम के अलावा चीनोपोडियम। चीनोपोडियम जिसको आप बथुआ कहते हो, बथुआ बहुत से लोगों को एक वीड की तरह उगता है, ऑल्दो न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन इसके पोलन ग्रेन से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो इन्वेजिव है, जो सबसे ज्यादा आपका लोगों को एलर्जी कॉज करता है, दैट इज द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, जो कि इन्वेड हुआ इंडिया में विद द इम्पोर्टेड वीट, राइट। अगला जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स है, डाइटरी सप्लीमेंट्स, मतलब पोलन ग्रेन जो है उनकी टैबलेट्स बनती हैं, पोलन टैबलेट्स,
और ये पोलन टैबलेट्स आपके एथलीट्स और दूसरे लोग भी इनको कंज्यूम करते हैं क्योंकि इनसे उनको नरिशमेंट मिलता है। सो दे एक्ट एज नरिशमेंट, डाइटरी नरिशमेंट मिलता है, तो एज सप्लीमेंट उनको हम यूज कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स, एंड एथलीट्स एंड जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए इनको यूज करते हैं। एक है पोलन बैंक्स, कि क्या आप पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। तो जैसे आप दूसरी सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, वैसे ही पोलन ग्रेन्स को भी हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। सो पोलन ग्रेन्स कैन बी क्रायो प्रिजर्व। व्हेन वी से दिस टर्म क्रायो, क्रायो वर्ड है अल्ट्रा लो टेम्परेचर के लिए। तो क्रायो वर्ड किसके लिए? अल्ट्रा लो टेम्परेचर। क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई हो जाती है एट -196 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में। सो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और इनको हम पोलन बैंक्स बनाने में यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो स्पीशीज है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो है ना, आगे चल के। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और पोलन बैंक्स बना सकते हैं। जैसे सीड बैंक्स बनते हैं, वैसे ही पोलन बैंक्स बनते हैं। सो पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन लिक्विफाइड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ preservation at ultra low temperature, this is the cryo preservation. ठीक है, तो pollen grains can be cryo preserved. So this was all about the formation of gamete. हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि भाई जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। क्या ये गैमेट्स मोटाइल है और नॉन मोटाइल है? इसका जो आंसर है वो मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। सो दीज मेल गैमेट्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल्स एंड दे आर प्लोएटिक। ये सब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट के बारे में कि कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।